हेलो नमस्कार। देखिए पिछले वीडियो में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आ रहा हूँ 1784 का, 1786 का और 1793 का। तो उसी कड़ी को हम आगे पढ़ा रहे हैं। ये भाग 2 है। इससे पहले मैंने भाग 1 में डिस्कस किया था। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम तो आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में प्रशासनिक विकास, वही टॉपिक चल रहा है। चलिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम वो देख लेते हैं। चलिए इसमें हम पढ़ेंगे, आप देखिए लिखा हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट हम पढ़ेंगे इसमें, नंबर 1। नंबर 2 1786 का अधिनियम पढ़ेंगे हम, और नंबर 3 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम। तो चलिए इन तीनों चार्टर एक्ट को पढ़ने के बाद ये वीडियो हमारा पूरा हो जाएगा, यानी कि इस वीडियो में हम आपको 1793 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासनिक विकास पर चर्चा कर लेंगे। चलिए आइए। तो सबसे पहले हमारा जो है पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। आप देखिए, पहले मैं आपको इसके पीछे की घटनाएं बताता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं, है ना, कि क्या घटनाएं घटी हैं। चलिए देखिए, मैंने ब्लैंक क्यों ले ली है, तो मैं बात कर रहा हूं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पहले इसके पीछे जो घटना घटी ना वो देख लीजिए अब आप तक, है ना, पहले फिर मैं आगे आ पाऊंगा। इसके पीछे की जो घटना है, देखिए इसके जारी होने से पहले ना 1775 से 1782 तक इस समय युद्ध चला था जिसका नाम था ओंगल मराठा युद्ध। आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि ओंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ये पहला युद्ध था जो अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने इस एक्ट की कैसे भूमिका बनाई उस पर चर्चा कर रहा हूं मैं। तो देखिए हुआ क्या, 1775 से 1782 तक ये युद्ध हुआ, तो इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध में आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। अब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन मांगा। लोन किससे, ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऋण मांगा। कितना ऋण मांगा आपको पता है, 10 लाख पौंड का। 10 लाख पौंड का ऋण मांगा। जब पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था तब भी ऋण मांगा था, अब भी ऋण मांगा। चलिए, तो जो तत्कालिक सरकार थी उस समय जब ऋण मांगा गया तो तत्कालिक सरकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में इंटरफेयर का मौका मिला। तो उन्होंने क्या करा, उस समय जो सरकार थी ना वो पता है कौन थे, उस समय वहां पे लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी। किसकी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी ब्रिटेन में। इन्होंने कहा कि भाई कंपनी की जांच करते हैं और कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक बिल लाए। कहां पे, ब्रिटेन की संसद में बिल लाए। अब जो ये बिल लाए ना ब्रिटेन की संसद में, ये बिल हाउस ऑफ कॉमन में तो पास हो गया। ब्रिटेन में एक होती है हाउस ऑफ कॉमन और एक होती है हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक बात है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। अब हाउस ऑफ कॉमन में बिल पास हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड में ये बिल पास नहीं हो सका। यानी सरकार जो है वर्तमान में रूलिंग पार्टी जो है वहां पे किसकी, फॉक्स और नॉर्थ की सरकार, वो बिल ला रही है और वो बिल पास नहीं हो रहा है, यानी बिल गिर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास आ गया है। तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटेन में सरकार गिर गई। आप जानते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि मामला क्या था, भारतीय मामला था। भारतीय मामले को लेकर ब्रिटेन में सरकार गिर गई। तो ये तो बड़ा ही हुआ। फिर वहां पे चुनाव हुए तो नई सरकार आई। ठीक बात है। अब नई सरकार आई तो उसके जो प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के पीएम बने, उनका नाम था पिट्स। और उन्हीं की जो बिल लाए थे वो थोड़े बहुत संशोधन के बाद अगस्त 1784 में पास हुआ है। उसे ही हम बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक बात है। तो ये हम पढ़ रहे थे, यही भूमिका में बनानी थी। पिट्स इंडिया एक्ट नाम कैसे पड़ा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम पे इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा है। अब क्या क्या प्रावधान है उस पर चर्चा कर लेता हूं मैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि लंदन में क्या चेंज हुआ, है ना। लंदन में क्या था आप जानते हैं, लंदन में इस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। ठीक बात है, जिनका चुनाव बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर करते थे, है ना, हमने ये पढ़ा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, कितने सदस्य होते थे इसमें, 24 मेंबर होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। और लंदन में ये थे जो प्रशासन की सारी नीतियां और निर्णय के मामले भारत में भेजते थे।
ठीक बात है। अब क्या किया गया लंदन में दोहरा शासन शुरू किया गया। आप कहेंगे दोहरा नियंत्रण, इसका क्या मतलब है? किस पर दोहरा नियंत्रण? ईस्ट इंडिया कंपनी पर दोहरा नियंत्रण। कैसे? देखिए, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो था ही था, 24 सदस्यीय हमने पहले कहा था। एक लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ठीक बात है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट द्वारा हुई है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा हुई है। अब मुझे समझना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है, इसके क्या कार्य है, इसका क्या संगठन है, मैं उस पर बात करता हूं, फिर मैं आता हूं। चलिए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले ही था। चलिए देखिए, तो बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी ने व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापार से संबंधित निर्णय तो ये लेता था, व्यापार से संबंधित। और व्यापार से अलग कोई भी सैनिक हो या असैनिक मामले हों या राजस्व से संबंधित रेवेन्यू, क्योंकि देखिए बिजनेस में रेवेन्यू नहीं आता, आप समझिए इस बात को। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो भारत में कब्जा कर लिया और रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रशासक बन गए हैं। तो ये सारे के सारे मामले कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो इसका मतलब आप समझ गए दोहरा शासन कैसे हो गया। दोहरा शासन हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ट्रेड देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अदर देन ट्रेड, जो भी व्यापार से अलग जो भी मामले हैं, सैनिक हैं, असैनिक हैं, रेवेन्यू हैं, ये निर्देश भेजेगा भारत में इनके विषयों पर, और व्यापार के मामले में निर्देश भेजेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में है उसके ऊपर दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ है। ब्रिटेन की संसद द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। कौन कौन थे? ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसमें 6 सदस्य थे। ठीक बात है। नंबर एक था उसे बोलते थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जो इसका अध्यक्ष हो गया, आप समझ लीजिए। चांसलर ऑफ क्या बोलते थे? एक्सचेकर। ठीक बात है। और दूसरा होता था राज्य सचिव। तो कितने हो गए? 2 हो गए। और तीसरा 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे, प्रीवी काउंसिल के मेंबर। ठीक बात है। तो इस प्रकार से 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये लंदन के व्यवस्था हुई है, लंदन में प्रशासनिक नियंत्रण हुआ। अब आपको मैं बताऊं, देखिए आप जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले ही था। इसका चयन किसने किया था? बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर, जो मालिक थे जिन्होंने पैसा लगाया था उनसे चयन हुआ था। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया, तो इसको व्यापार से अलग मामले देखने थे। पता है आपको, ये बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्री होकर काम करता था। ये पूरी तरह संसद फ्री था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश महारानी, संसद के माध्यम से ब्रिटिश महारानी के प्रति उत्तरदायी था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक होगी बात? तो आप देख लीजिए, इसलिए इसे दोहरा नियंत्रण बोला गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक होगी बात? चलिए अब मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट भारत में क्या चेंज हुआ वो देख लेते हैं। भारत में आप जानते हैं पहले गवर्नर जनरल और 3 सदस्य थे। अब गवर्नर जनरल और उसके 4 थे पहले, उसे 3 कर दिया गया। आप जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य होंगे, लेकिन 1784 में इसे 3 कर दिया गया। ठीक होगी बात? लेकिन सदस्य कम भले ही किया गया, लेकिन निर्णय अभी भी वही जो 1773 में हुआ था। निर्णय कैसे होगा? बहुमत से होगा। वो प्रणाली अभी भी लागू की गई है। ठीक बात है। इन 3 सदस्यों में आप कहेंगे कौन? मुख्य सेनापति को भी परिषद का सदस्य चुना गया था। मुख्य सेनापति भी अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल की परिषद का मेंबर हो गया है। तो आप देख सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया, मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई है 1784 में, पेपर में पूछा गया ये कब तक चलेगा? 1856 तक चलेगा। 1858 का जो अधिनियम आएगा ना, उसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो जाएगा। ये ठीक है, पेपर में आया, उत्तराखंड पीसीएस में ही आया हुआ है। ठीक बात है। इसके अलावा क्या किया गया? देखिए, अगर जो मैं बात करूं बंगाल की, बंगाल में एक गवर्नर जनरल था और उसके सदस्य 3 कर दिए गए थे, है ना? ये देख सकते हैं गवर्नर जनरल की परिषद। यही व्यवस्था बंबई
और मद्रास में भी करी गई। ठीक बात है। आप जानते हैं बंबई मद्रास में भी, यहां पर लेकिन गवर्नर और उसकी परिषद बना दी गई। यही व्यवस्था मद्रास में भी, गवर्नर और उसकी परिषद। प्रांतों में गवर्नर होते थे और जो सेंटर बना रखा था इन्होंने प्रेसिडेंसी वाला, वो गवर्नर जनरल के अधीन थे। हम जानते हैं 1773 में वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल के। बंबई और मद्रास में गवर्नर होते थे और उसी तरह जैसे बंगाल में एक परिषद थी, उसी तरह बंबई और मद्रास में भी उनकी परिषद बना दी गई। ठीक होगी बात। तो ये 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान थे। चलिए इसके बाद आप देखिए पिछले हमने क्या लिखा हुआ था। 1783 हमने पढ़ा था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं 1786 का अधिनियम। इसमें क्या चेंज हुए मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। आइए, तो हम पढ़ रहे हैं 1786 का अधिनियम। इसको देख लेते हैं क्या हुआ है। ठीक बात है। देखिए इसमें गवर्नर जनरल था ना, अब गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियां एक ही व्यक्ति को दे दी गई 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। विशेष प्रावधान था ये, क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूं कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल बन के आएगा और वो कहेगा मुझे सेनापति की शक्तियां भी चाहिए, तो गवर्नर जनरल को ही सेनापति की शक्तियां भी दे दी जाएगी। इसी शर्त पर कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनने को तैयार होगा। तो आप देख लीजिए 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियों से भी सुशोभित किया गया है। और दूसरा क्या चेंज था 1786 में, वो देख लेते हैं। 1786 में विशेष परिस्थिति में क्या कर सकता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल हमें पढ़ा था परिषद के बहुमत से निर्णय होता था, लेकिन विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय अस्वीकार कर सकता था। ठीक होगी बात। यानी कि विशेष परिस्थिति में जो परिषद कह रही है, परिषद आप जानते हैं बहुमत से निर्णय होता था, तो परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था और अपना निर्णय लागू कर सकता था जो उसे ठीक लग रहा था। लेकिन गवर्नर जनरल ये कर सकता था, लेकिन ये गवर्नर जनरल कब कर सकता था, विशेष परिस्थिति में। 1786 के अधिनियम में दो प्रावधान हो गए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं दोनों को। नंबर 1 1786 की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां भी मिल गई, और दूसरा नंबर 2 गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था विशेष परिस्थिति में, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा 1786 में गवर्नर जनरल को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आता हूं मैं। तो अगर हम बात करें तीसरा क्या था 1793 का अधिनियम। आइए मैं इसके प्रावधानों पर चर्चा कर लेता हूं और मेरा ये वाला वीडियो पूरा हो जाएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम क्या है। देखिए कंपनी के व्यापार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हर साल 20-20 साल के लिए बढ़ाते थे हर बार। तो 1813 तक कंपनी की मंजूरी दे दी गई कंपनी के व्यापार करने की। नंबर 1 बात तो ये हो गई कि कंपनी का व्यापार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक बात है। नंबर 2 क्या बात की गई वो देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था अब गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय रद्द कर सकता है। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि अभी तो आपने कहा था 1786 में गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय रद्द कर सकता है। देखिए 1786 में कहा था विशेष परिस्थिति में। अब यहां पर गवर्नर जनरल को ये पूरी शक्ति दे दी गई 1793 में कि अब विशेष परिस्थिति हो ना हो, अगर वो चाहे तो अपनी परिषद के निर्णय रद्द कर सकता है। कौन है गवर्नर जनरल की परिषद, आप जानते हैं गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य है। अब इसको तो मजबूत किया गया गवर्नर जनरल को और इसे कमजोर किया गया है। 1786 और 1793 में क्या फर्क है। 1786 में कहा गया था विशेष परिस्थिति में ही परिषद के निर्णय को रद्द करेगा, विशेष परिस्थिति में, और यहां पर विशेष शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो आप देखिए गवर्नर जनरल को और सशक्त कर दिया गया है। दूसरा, अब गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास, आप जानते हैं बंबई और मद्रास में कौन है, गवर्नर है, तो इसके निर्णय को भी रद्द करने की शक्ति दे दी गई है। निर्णय रद्द करने की शक्ति, यानी कि गवर्नर जनरल को
ना केवल बंगाल में सशक्त किया गया है, बल्कि बंबई और मद्रास के मामले में बंबई और मद्रास अपने कानून बना रहे हैं। अगर गवर्नर जनरल को लगता है ना कि वो ठीक नहीं है, तो गवर्नर जनरल उन्हें सुपरसीड कर सकता है, उन्हें रद्द कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। यानी गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के मामलों में जो ठीक नहीं लगेगा उसे परिवर्तित कर देगा। ठीक होगी बात। तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के मामलों में भी और बंबई और मद्रास के मामलों में भी। चलिए और क्या किया गया वो देख लेते हैं। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अब जो लंदन में 1784 में बना था, अब उसका अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया और उसका अध्यक्ष को कमिश्नर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कमिश्नर। आयुक्त को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बना दिया गया। और अब क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य हैं ना, इनका जो भी वेतन होगा, वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। आप समझे? अब वेतन जो है भारतीय कोष से दिया जाएगा। आपसे पूछे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से कब मिलने लगा, तो आप कहेंगे 1793 के अधिनियम द्वारा, चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक होगी। और ये कब तक मिलेगा? 1919 तक मिलेगा। वहां भी मैं चर्चा करूंगा। तो देख लीजिए, मैंने 1793 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर भी पूरी तरह चर्चा कर ली है। मैंने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। आपको कोई समझना है तो मुझे बताइएगा। अगली वीडियो में हम 1793 से आगे चलेंगे। थैंक यू।